साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस यादव के यूट्यूब चैनल पर। देखिए जो हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे उसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट कर लिए। बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी तो हो रहा है, साइंस ये सब लगभग कर चुके हैं। फिजिक्स को अपने लेवल, केमिस्ट्री को अपने लेवल पे करना था। ठीक है। बात रही इधर मेरा यूपीएससी का मेंस है। मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम टाइम नहीं दे पा रहा था, बट लेकिन 4-5 बच्चों का मैसेज आया कि करना है आपको, सर इकोनॉमी किसी न किसी तरीके से कराइए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इकोनॉमी करवा ही देता हूँ, 2-3 घंटे लगेंगे। तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कहाँ पे रहेगा, प्रीलिम्स नहीं है यह। ठीक है। नेशनल इनकम चैप्टर पे रहेगा। ठीक है। उसके बाद रहेगा टैक्सेशन पे, फिर उसके बाद रहेगा मनी एंड बैंकिंग पे। ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे चले जाएंगे, मन करेगा तो, वरना एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता ही नहीं बिहार में। फिर उसके बाद आता है तो वही बिहार रिलेटेड आ गया, फिर अवार्ड रिलेटेड आ गया। फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में देख लेंगे। उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, एकदम कोइंसाइज नोट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी टफ पूछ दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको लिंक करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है। देखिए सबसे पहले नेशनल इनकम। ठीक है। हाँ, ये नोट्स जो जहाँ से हमने बनवाया है वो है। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था में निश्चित समय में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है। और हमारे भौगोलिक एरिया के अंदर में जो भी चीजों का अंतिम उत्पादन होगा, उसको ऐड किया जाएगा जीडीपी में। ठीक है। अब यहाँ पर देखना है आपको जीडीपी। ठीक है। देखिए, यह हमारा भौगोलिक एरिया होता है। ठीक है। हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में जितने भी चीजों का उत्पादन किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसके मौद्रिक मूल्य को, अंतिम जो कि लास्ट वस्तु बचेगा, उसके अंतिम मूल्य को क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। अब देखना है कि जीडीपी किस में शामिल होगा। मान लो यह यूएसए है। ठीक है। और यह है इंडिया। ठीक। एक होता है जीडीपी और एक होता है आपका नेशनल इनकम। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसके द्वारा? नेशनल इनकम राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की बात कर रहा है। राष्ट्रीय का मतलब हमारे लोगों द्वारा, मतलब इंडिया के नागरिक द्वारा, यानी इंडिया के सिटीजन्स द्वारा जितने भी रुपए कमाए जाएंगे, वह कौन हो जाएगा? नेशनल इनकम होगा। अब नेशनल इनकम में होगा, वो चाहे इंडिया में कमाए, अमेरिका में कमाए, तो उसके बाद कतर में कमाए, मलेशिया में कमाए, फर्क ये नहीं पड़ता है। ठीक है। वहीं जीडीपी की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर चीजें आपको फर्क पड़ेगा। जीडीपी में क्या हो जाएगा? वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक है। चाहे कहीं का भी लोग कमाए, जैसे कि मान लो हम चले चले जाओ अमेरिका में, अमेरिका के जो दूतावास है। ठीक है। अमेरिका के जो दूतावास है, अमेरिका के दूतावास में कौन काम, वो क्या किसका एरिया है ये बताइए? ये अमेरिका में इंडिया का जो दूतावास है, ये किसका है? यह तो इंडिया का है ना। ठीक है। यह इंडिया का है। कोई भी काम करे उसमें, यह ऐड होगा इंडिया के जीडीपी में। ठीक है। उसी तरह यह होगा आपका इंडिया। अब इंडिया में यूएसए का दूतावास है। ठीक है। इसमें यूएस का आदमी काम करे, इंडिया का आदमी काम करे, इसमें जो कमाई होगी वो किसके जीडीपी में ऐड होगा? यूएसए के जीडीपी में ऐड होगा। वहीं रही बात नेशनल इनकम की, तो इसमें जो इंडिया के द्वारा कमाए यूएसए में, यह क्या होगा? अगर वह इंडिया के लोग अगर काम कर रहा है, रेमिटेंस भेज रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? सिर्फ नेशनल इनकम में काम आएगा, जो कि सिर्फ इंडिया के लोगों द्वारा होगा। ठीक है। ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में राष्ट्र की बात होती है, और वहीं जीडीपी में ज्योग्राफिकल एरिया की बात होती है। ठीक। चलिए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित किया जाता है, यह भी बात सही है। अब यहाँ पर देखना है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जहां पर बात आ गया नेशनल, यानी कि हमारे अपने आदमी द्वारा कमाया गया शुद्ध आय, हमारे अपने आदमी द्वारा कमाया गया शुद्ध आय, यानी जीडीपी में क्या ऐड करना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से जो शुद्ध आय होगा। विदेशों से शुद्ध आय का मतलब क्या हो गया? टोटल निर्यात माइनस टोटल हमारा जो आयात होगा, यानी कि निर्यात माइनस आयात, उसमें से जो रुपया बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा नेट फैक्टर हो जाएगा। वहीं अगर एनएनपी की बात करें,
तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास, ठीक है। एनडीपी का मतलब क्या होगा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर मूल्य ह्रास का मतलब ये हो गया कि कुछ हम मशीन खरीदे, ठीक है। देखो, 1 साल के बाद मशीन में कुछ तो घिसावट आएगी, तो उस घिसावट का जो भी रुपए होगा उसको हम जीडीपी में से घटा देंगे ना भाई, तो वह हो जाएगा आपका एनडीपी। उसी तरह एनएनपी, एनएनपी का मतलब क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह जहां जैसे ही नेशनल की बात आएगी तो हम ग्रॉस लेकर आ जाएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देंगे। और डिप्रिसिएशन वही सारी बातें हो गई जो हमारे लोगों द्वारा काम किया जा रहा था, वहां पर किस घिसावट घिसावट ये वो वाली चीजें आ गई, ठीक है। एनएनपी का जो मूल निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया मजदूरी, ब्याज, किराया और लाभ, ठीक है। मजदूरी कैसे मिलता है, जब हम लेबर करते हैं। ब्याज कैसे मिलता है, जब हम कहीं ब्याज रुपए मूलधन देते हैं। किराया कैसे मिलता है, रेंट जमीन का होता है। लाभ कैसे मिलता है, जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे ही हमेशा एनएनपी निकलता है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में से क्या घटाना है, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, उसमें से सब्सिडी को घटा देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट प्राइस में ये सारे ऐड करेंगे तभी जाकर आएगा ना कि अभी के समय में मार्केट में क्या दाम है। तो अभी के समय में हम सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको घटाएंगे, ठीक है। टैक्स लगा रहे हैं तो उसको जोड़ेंगे, तभी तो मार्केट प्राइस निकलेगा ना। इसीलिए जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, अप्रत्यक्ष कर जोड़ के और सब्सिडी को घटा देंगे। वही बात है, रट्टा मार लेना है इसको। एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, तो इसका होता है फॉर्मूला जीडीपी एट द रेट एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस पर जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो क्या निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर। या मुद्रा स्फीति निकालने के लिए ये चीजें काम आती है, ठीक है। और जीडीपी होता है एक सामान्य सूचक है जिससे आर्थिक विकास को मापा जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, रियल जीडीपी मुद्रास्फीति को ऐड करता है। रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति ऐड होता है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है, यह मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यही हो गया रियल जीडीपी का फॉर्मूला, वैसे ही होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, जो अभी हम लोग देखे हैं कुल मिलाकर बातें फैक्टर कॉस्ट पे, इधर से उधर मल्टीप्लाई में कर देंगे। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाए, ध्यान रखना है। हमें आटा चाहिए, देखो जैसे कि हमारे पास अभी आटा है, ठीक है। और आटा से क्या बनाना है, अंतिम में क्या बनाना है बताइए, जो लास्ट में बने। जैसे आटा से हमको बनाना है ब्रेड, नहीं भाई गलती हो गया। सबसे पहले देखो हमारे पास गेहूं है, गेहूं से क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है। इससे पहले बीच में क्या बनेगा, आटा बनेगा ना। तो हम आटा के वैल्यू को जीडीपी में ऐड करेंगे क्या, नहीं करेंगे ऐड, क्योंकि अंतिम वस्तु तो ब्रेड है ना। यहाँ पर दोहरीकरण से बचने के लिए कि एक ही चीजों का बार बार रुपए ऐड ना हो जाए, इसके लिए ब्रेड का दाम जोड़ेंगे, ना कि आटा का दाम जोड़ेंगे, समझ गए। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ है दोहरी गणना से बचने के लिए, ठीक है। इसको लाइन को छोड़ दीजिए। जीडीपी की गणना 3 विधि से करते हैं, उत्पाद, व्यय और आय। यह मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ नहीं पूछेगा। यहाँ पर व्यय विधि में क्या होता है, सी कंजम्पशन जो कि लोग कर लिए, निवेश जो कि सरकार कर रही है, इन्वेस्ट लोग या सरकार जो भी कर लीजिए, सरकारी खर्च यानी कि गवर्नमेंट्स खर्च, उसके बाद निर्यात आयात को। ये फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मतलब लोगों द्वारा किया गया उपभोग, उसके बाद इन्वेस्ट, गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्च, और जो भी आयात निर्यात का नेट हो जाएगा वह, ठीक है। जीडीपी वृद्धि दर से अधिक विकास की गति का अनुमान लगता है कि कितना है, मतलब देश का विकास क्या है, समृद्धि का नहीं, विकास का। विकास एक छोटी बात है, समृद्धि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये रहा आपका विकास, तो ये रहेगा आपका समृद्धि, ऐसे। तो ये सब ये हम लोग अभी ऊपर देख ही लिए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। एनडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तब मशीन को देखिए, पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, मशीनों को घिसट, टूटना घिसना और जो चीजें आ जाती है उसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं।
प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय आय में से जब टोटल जनसंख्या भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ मॉस्पी के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। भारत का आधार वर्ष अभी जीडीपी के लिए 2011-12 रखा गया है। ठीक है। नया आधार वर्ष 2022-23 एनएसओ द्वारा ने प्रस्तावित किया गया है। विकास दर अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि समावेशी है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो अभी हम लोग समृद्धि देखे हैं, जीडीपी का ज्यादा का मतलब यह नहीं है कि विकास समावेशी है। ज्यादा से ज्यादा आपका समावेशी समझने के लिए प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होना चाहिए। समझे? जीडीपी विकास, असमानता और बेरोजगारी नहीं दिखाता है। हम लोग समझ गए ना? इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति आय की जरूरत पड़ती है। यह एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक वैकल्पिक है, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। बात रहा ग्रीन जीडीपी का, तो टोटल जीडीपी में से जो पर्यावरणीय गिरावट आई है, प्रॉब्लम हुआ है, उसको घटाना होता है। 1950 से 51 के बाद से नियमित जीडीपी के आंकड़े भारत के उपलब्ध हैं। आर्थिक गतिविधियां तीन क्षेत्रों में विभाजित होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आता है एग्रीकल्चर, द्वितीयक में आता है खनिज वाली बातें, तृतीयक में आता है सर्विस सेक्टर। तो भारत में जनरली लगभग 60% के आसपास भारत का 60% के आसपास जीडीपी में इसका योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक का होता है लगभग 18% के आसपास। जो बच गया वो होता है द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है। चलिए, ये जीबी का फॉर्मूला ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, बस समझने के लिए है। ठीक है। जब जीडीपी माइनस में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं। जब लगातार दो बार दो बार ये रहा, हमारा जीडीपी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन दो तिमाही लगातार ऐसे रह गया, निगेटिव, एक ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, निगेटिव, तो उसको बोलेंगे लगातार 2 तिमाही रह गया निगेटिव, तो उसको टेक्निकली रिसेशन बोल देते हैं। मान लो हम लोग स्टार्ट किए 1 अप्रैल से। ठीक है। अप्रैल, मई, जून, एक तिमाही। जुलाई, अगस्त और सितंबर दूसरा तिमाही, यानी 3 माह। 3 माह कितना माह? 6 माह। अगर इस 6 माह में जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगा भाई, तो उसको बोलेंगे रिसेशन, या रिसेशन का टेक्निकली डिफिनीशन होता है। जीडीपी का कम होना, बेरोजगारी वगैरह वाली बातें आ ही जाएगी। जीडीपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा मापा जाता है। ठीक है। पीपीपी पर आधारित जीडीपी डॉलर आधारित तुलना से ज्यादा अधिक सटीक होता है। पीपीपी का मतलब होता है कि आपके पास जो रुपए है, उस रुपए में आप कितनी सामान खरीदेंगे। जैसे अमेरिका का जो $1 है, इंडिया के $1 से जो सामान खरीदा जाएगा वह उसके कितने बराबर होगा, यह होता है पीपीपी। भारत जीडीपी में चौथी है, या पांचवी नहीं, इसको चौथी बना लीजिएगा, अब चौथी हो गया है। और पीपीपी में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। जीडीपी का उपयोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्रेडिट रेटिंग में भी किया जाता है। जीडीपी वृद्धि एफडीआई और एफआईआई को अपने तरफ लाता है। जीडीपी बढ़ेगा तो लोग क्या सोचेगा, वहां पर चलो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर मिलेगा। तो इस वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता है, एफडीआई का प्रवाह ज्यादा होता है। ठीक है। एफडीआई का मतलब होता है कि कोई विदेशी कंपनी जब इंडिया के कंपनी में 10% से ज्यादा के खर्च पर शेयर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? एफडीआई बोलेंगे। ठीक है। यानी कि अ, तो ये हो गया एफडीआई होता है। ठीक है। भारत की जीडीपी 1991 के बाद, ये छोड़ लो, जीडीपी में वृद्धि रोजगार वृद्धि से जुड़ा नहीं है। अगर जीडीपी में बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अगर गरीबी, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ रहा है, उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन बेरोजगारी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ। अभी हमारे इंडिया में क्या स्थिति है? जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति है ना, क्योंकि देखो बेरोजगारी रेट कितना ज्यादा है, कम ही नहीं होता रहता है, और जीडीपी बढ़ते जा रहा है, लगभग 4 ट्रिलियन हम लोग पार कर चुके हैं, तो उसको जॉबलेस ग्रोथ ही बोलेंगे। पर कैपिटा इनकम आर्थिक समृद्धि को दिखाता है, जैसा अभी हम लोगों ने देख लिया। भारत की जीडीपी लगभग 6 पॉइंट समथिंग के आसपास है, लेकिन हमारी आर्थिक समृद्धि बेहतर नहीं है, इसलिए हम यूएसए से तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आजकल मार्केट में भी एक बात चल रही है कि अमेरिकी की जीडीपी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 2% के आसपास, इंडिया का 6 है। तो क्या 6 से हम आर्थिक समृद्धि की संकेतक है क्या? नहीं है भाई। जीडीपी आर्थिक समृद्धि का संकेतक हो ही नहीं सकता, इसके लिए आपको पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए।
अमेरिका का पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। अरे भाई लग्जमबर्ग इतना छोटा देश है, लग्जमबर्ग का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है, तो ज्यादा समृद्धि वहां होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहती है कि उच्च जीडीपी अंततः गरीबों तक पहुंचेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी की होता है कि बहुत सारा टोकरी रख लिए हम, एक सबसे ऊपर वाली टोकरी में रुपए डालेंगे तो अपने आप टपकन थ्योरी इसको बोलते हैं, नीचे तक आ ही जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी। गरीबी रेखा के निर्धारण में पर कैपिटा कंजम्पशन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जीडीपी को यूएस डॉलर में मापा जाता है, ध्यान रखना है, जीडीपी के आंकड़े का रिवीजन तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है। अभी हम लोग देखे थे जीडीपी का फॉर्मूला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, देख लिए थे। यहाँ ये रहा पॉइंट आपका वहीं से। भारत में सेवा क्षेत्र जीडीपी का 50% से हमेशा ज्यादा रहता है, अभी लगभग 60% के आसपास है। ठीक है, आगे देखो। जीडीपी ज्यादा होगा हमारा टैक्स ज्यादा मिलेगा, जीडीपी घटेगा राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। जीडीपी घट रहा है ना भाई, इसका मतलब हमें तो कर्ज लेना पड़ जाएगा ना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक द्वारा जीडीपी अनुमान पर वैश्विक निवेशक की नजर होती है, हमेशा ध्यान रखना है, तभी तो एफडीआई आता है जाता है, जीडीपी बढ़ा आपके अंदर आपके पास आएगा, जीडीपी कम हुआ भागेगा कहाँ से यहाँ से निकल के। जीडीपी एसडीजी को ट्रैक करने में सीमित उपयोग है। एसडीजी कितने हैं? एसडीजी 17 है, आप बताओ जल्दी से, 1 से लेकर 17 तक। ठीक है, पहले में पोवर्टी, दूसरे में जीरो हंगर। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य है, चौथे नंबर पर एजुकेशन है, पांचवें नंबर पर जेंडर इक्विटी की बात किया जाता है। ठीक है, छठे नंबर पर क्लीन वाटर की बात की जाती है, सातवें नंबर पर क्लीन एनर्जी की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद आठवें नंबर पे क्या है भाई? आठवां नंबर तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। 10वें नंबर पे क्या है? 10वें नंबर पर इनइक्वालिटी कम करने की बात कही जाती है। ठीक है, 11 12 भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 13वें नंबर पर क्या है? क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। 14वें नंबर पर क्या है? मरीन लाइफ में, यानी कि जल के नीचे जो जीवन है उसको सफल बनाने की बात करता है। ठीक है, 15वें नंबर पर क्या है? जल के ऊपर जो हम लोग हैं उसके लिए है। 16वें नंबर पर क्या है? इंटरनेशनल पीस यानी शांति न्याय पैरिटी को बढ़ावा देने की बात करता है। 17वें नंबर पर क्या है? जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं सब में एक दूसरे से साझा करने की बात करता है यह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस जैसे वैकल्पिक उपायों के लिए प्रतिस्थापित करने की मांग हो रही है, जो कि नहीं है। इसके लिए क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई भारत के लोग को तो खुशहाली रैंकिंग में आगे आ जाएगा, और हम तो खुश रहेंगे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है यार। ठीक है, चलो इस पर बोलना बेकार है। देखिए, करंट अकाउंट डिफिसिट एक्सटर्नल डेट्स में ये सब काम आता है, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे ये दोनों क्या होता है। ठीक है, जीडीपी एस्टिमेशन में सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग त्रुटियां आ सकती है, सैंपल लेने में प्रॉब्लम होगा तो आएगी ही। चलो इसको लाइन को देखना ही नहीं है। यह है आपका गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? यह मापता है आपका कि आपके देश में कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। यह जो आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, इसी एरिया से आपका गिनी कोफिशिएंट निकलता है। यह जितना ज्यादा होगा, जितना नीचे की तरफ होगा, उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, और इस लाइन को बोलते हैं समतल लाइन, जिसको परफेक्ट इक्वालिटी बोलते हैं। यह किसी भी देश में नहीं हो सकता है। चलो समझ लेते हैं कैसे। समझ लो, यह पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन रहा और यह नेशनल इनकम रहा। 20% पॉपुलेशन के पास, देखिए, 20% पॉपुलेशन के पास 20% नेशनल इनकम है, यानी कि स्थिति इक्वल है। ठीक है, वहीं अगर बात आती है 20% पॉपुलेशन के पास, यहीं अगर 20% पॉपुलेशन के पास 5% इनकम है, तो कहाँ आ गया ये? इस वाली स्थिति में आ गया। उसी तरह एक बार जब 40% पॉपुलेशन के पास अगर 40% का इनकम है, नेशनल इनकम, तो वह क्या रहेगा? इक्वल है। वहीं लेकिन 40% के पास अगर मात्र 10% है, अगर मात्र 10% है, तो यह कहाँ जा रहा है मेरे भाई? यह आपका इनइक्वालिटी की तरफ जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू होता है 0 से लेकर
कहाँ तक, 1 तक। इसको कैसे निकालते हैं, इस वाले पोर्शन का एरिया अपॉन इस टोटल का एरिया। ठीक है, कैसे देखो, कैसे, मान लो यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, तो अगर, और यह ओ हो गया, अगर इसका गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना हो, गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना हो, तो एरिया किसका, ए ओ बी का एरिया बट्टा में ए बी सी का एरिया। ठीक है, अब इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, बताओ जरा। इस टोटल एरिया में से इसका एरिया हम लोग हटा देंगे, तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है, देखो, गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू कहाँ से, 0 से 1% होता है। ठीक है, 0 का मतलब हो गया कि आपके पास इक्वलिटी ही इक्वलिटी है, 1 का मतलब हो गया कि आपके पास असमानता ही असमानता है। ठीक है, देखो ना, जैसे अगर यह बराबर लाइन रहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बटा जो आ रहेगा वो हो जाएगा। और जब ये वाला लाइन जो है खसक कर यहाँ तक आ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी टोटल इसका एरिया फिर से इसी का एरिया हम लोग डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के अनुसार, तो एक आ जाएगा ना। इसीलिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा, 0 से 1 के बीच में। जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल देकर हमने समझाया है कि 0.25 है अगर गिनी कोफिशिएंट, तो असमानता कम है, 0.75 है तो असमानता ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो, यह कुछ पॉइंट है, जैसे कि कोरेटो गिनी नामक इटालियन सांख्यिकी विद ने इसको विकसित किया था, इसीलिए इनके नाम पर है। लॉरेंज वक्र के आधार पर इसका गणना किया जाता है, वही लॉरेंज वक्र है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है लॉरेंज वक्र किससे रिलेटेड है, तो यह इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। विश्व बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गया, ओईसीडी इसका उपयोग जनरली करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में इसे असमानता मापने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का गिनी कोफिशिएंट 0.35 से 0.4 के बीच में है, जो बदलते रहता है, इसी के बीच में जनरली रहता है। देखो, जैसे अभी हम लोग देख लिया, उसका फॉर्मूला वाली बात यही है। ये मतलब कुछ और सोच के ऐसे प्लस वाला किया है, बाकी वो माइनस होता है। ठीक है, तो छोटा बटा बड़ा कर दिया है, कुल मिलाकर वही तो है। ये देखो ना कैसे किया है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये रहा, ये रहा, ये कर दिया है इसका क्षेत्रफल बटा इसका प्लस इसको भी कर दिया है, यानी ए बटा ए प्लस बी। इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के क्षेत्रफल को कुछ मान लेना पड़ेगा, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख लीजिएगा अपने लेवल पे, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन आपका, 25 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी तरीके से एग्जाम में यह पूछ चुका है, चाहे वह एसएससी हो या पीसीएस हो या फिर यूपीएससी का कंसेप्ट हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को देखो, आय विधि में क्या नहीं जोड़ा जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग देखें अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, घटाते हैं वाली बात। जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, जीबीए में नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सॉरी जीबीए है क्या, हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, वही बात है। तो यह 25 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, समझेंगे यहाँ पर यह क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है, यह नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी का मतलब, रियल जीडीपी का मतलब होता है फैक्टर, जो कि मजदूरी, लाभ, ब्याज और इन सारी चीजों से जो मिलता है किराया से, उसको कहते हैं हम लोग रियल जीडीपी, यानी फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, फैक्टर वही होता है। ठीक, वही 4 प्रकार के फैक्टर है, जिसमें एक होता है आप काम कर रहे हो, या तो आप नौकरी कर रहे हो, या आप अपने जमीन है, या फिर पैसे दे रहे हो आप किसी को सूद पे। ठीक है, वो हो गया। तो आपको यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर का परिभाषा याद रखना है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का काम है मुद्रास्फीति का काम करना, कितना वृद्धि हुआ यह बताना। ठीक है, सभी वस्तुएं और सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से ज्यादा व्यापक है, अगले वीडियो में हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह किसी एक विशिष्ट बास्केट पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई अलग अलग बास्केट पर आधारित होता है। यह दोनों क्या है, इन्फ्लेशन का एक प्रकार है। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है मेरे भाई, यह होलसेल, होलसेल का मतलब ही है कि इसमें सारे के सारी चीजें आ गई। सीपीआई में क्या हो गए कि ये कंजम्पशन, यानी कि जो लोग हम खा पी रहे हैं ज्यादा, उस पर बेस्ड है। आगे डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति समायोजन के लिए किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर का कोई बेस वर्ष वही होता है जो जीडीपी का होता है, इसको याद रखना है आपको। जैसे देखिए, नॉमिनल जीडीपी 220 लाख करोड़ है, रियल जीडीपी अगर 200 लाख करोड़ है, तो अगर हमको निकालना हो जीडीपी डिफ्लेटर,
तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब हो गया नॉमिनल जीडीपी, यानी कि 220 अपॉन 200 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 100 दूना 200, 2 से 11 यानी कि 110। तो जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू क्या आ गया, 110 आ गया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा बेस ईयर है 2011-12, ठीक है, उससे 10% ज्यादा वृद्धि हुआ है अभी। ठीक है, यह बात यहाँ पर मूल्य स्तर में इतना वृद्धि हुआ है, यानी कि देखो कैसे समझ में आया कैसे नहीं। नॉमिनल जीडीपी कितना, 220, रियल जीडीपी कितना, 200। इसमें कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है, किसके लिए, जीडीपी डिफ्लेटर के लिए। ठीक है, इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 110, 110 आ गया। यानी कि यह 100 से कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है। यानी इसका कहने का मतलब अगर जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 है, तो अभी सामान में कितना वृद्धि हुआ है, 10 रुपए की वृद्धि हुई है। तो इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, आगे देखिए। अब है डेट टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब हो गया कि डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि आप जीडीपी का कितना कर्ज लेकर रखे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, यह बताता है कि आप किसी देश का जो कर्ज है जीडीपी के मुकाबले कितना है। ठीक है, वही बताता है। जनरली देखिए, कुल सार्वजनिक ऋण अगर 150 लाख है और जीडीपी 200 लाख है, तो 150 बटा 200। ठीक है, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग क्या निकलेगा कि उसका डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से हो गया 75। यानी कि कहने का मतलब इसका यह हुआ मेरे भाई कि देश का जो 75% जीडीपी है वह कर्ज है हमारा, और इंडिया का यह लगभग अभी 80%, यानी मेरे ख्याल से शायद 82% के आसपास डेट टू जीडीपी रेशियो, यह जो बुरी हालत है। जनरली लोग कहते हैं, अर्थशास्त्री लोग 55 से 60% के आसपास यह बेटर साइन है इसका डेट टू जीडीपी रेशियो का, यह आपको याद रखना है। रेशियो कम का मतलब होता है देश अपनी अच्छी स्थिति में, रेशियो ज्यादा है कि ऋण चुकाने पर सवाल उठाया जा सकता है। कुछ दिन पहले जैसे किसका हो गया था, श्रीलंका का हो गया था। ठीक है, रेशियो बढ़ने का मतलब है कि कर्ज बढ़ा या जीडीपी में गिरावट है। देखिए कैसे, ये रहा डेट, ये रहा आपका जीडीपी, सॉरी ऐसे देखो, ये दिख रहा है हम लोग को, रेशियो बढ़ा है, क्या हुआ, ये रहा आपका डेट यानी कि कर्ज, ये रहा आपका जी, अरे यार, डेट अपॉन जीडीपी। अब देखिए इसका ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने का मतलब क्या होता है, इसका बढ़ने का मतलब या तो नीचे वाला छोटा है, ठीक है, या फिर ऊपर वाला बढ़ रहा है, या तो ऊपर वाला बढ़ रहा है या फिर नीचे वाला छोटा हो रहा है, तभी तो ना, दोनों में घाटा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटल राज्य सरकार के डेट को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल गवर्नमेंट डेट बोलते हैं। इस लाइन को याद रखना है। ठीक है, जैसे भारत वाली हम लोग देख लिए कि लगभग 82% के आसपास है। एफआरबीएम के अनुसार 60% से नीचे होना चाहिए, 40% सेंटर का। एफआरबीएम एक्ट में बोला गया है कि 40% सेंटर का होना चाहिए, 40% तक, उससे कम ज़्यादा अच्छा है, और 20% स्टेट का होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। डेट टू जीडीपी कैसे घट सकता है, जब जीडीपी आपका तेजी से बढ़े, फिजिकल डिफिसिट आपका कम हो, देखेंगे अगले अगले चैप्टर में। सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाए तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। कुल सार्वजनिक ऋण यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो को क्या कहते हैं, क्या होता है यार, डेट टू जीडीपी रेशियो कहते हैं इसके फॉर्मूला को, इसके अनुपात को, वहीं पूछ ही रहा है डायरेक्ट, परिभाषा ही था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेशनल इनकम चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान रखना है जीडीपी का परिभाषा को लेकर। जीडीपी का परिभाषा होता है, जीडीपी का परिभाषा होता है आपका, आपका भौगोलिक एरिया होना चाहिए, उसमें अमेरिका का आदमी काम करे या इंडिया का आदमी काम करे फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल इनकम में क्या होता है, एरिया अमेरिका का रहे या फिर इंडिया का रहे, बस आपका आदमी काम करना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। जीडीपी में होता है भौगोलिक एरिया, और नेशनल इनकम में होता है आपका आदमी, आपका नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग मनी एंड बैंकिंग के साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू।